Welcome to IB Talks, the ultimate destination for all things related to startup, entrepreneurship and innovation. I am a host पंचम बारैया, एक स्टार्टअप का मेंटर, एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस पर्सन का कोच। तो रिलेटेड टू स्टार्टअप आपको बहुत सारी क्वेरी होगी कि भाई स्टार्टअप के डेस्टिनेशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप जानना चाहोगे कि भाई स्टार्टअप की दुनिया में कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, या तो बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं। तो आज के हमारे बहुत प्यारे गेस्ट जिनका बहुत लार्ज एक्सपीरियंस रहा है लेजर इंडस्ट्रीज में, साई इम्प्लेक्स के सीईओ मिस्टर MR कारगर सर, महेश कारगर सर, मैं पंचम और IB टीम आपको वेलकम करते हैं सर। Thank you very much. तो सर, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? No, thank you very much. I'm very nice. यस सर। तो आपके बारे में बताइए सर। अच्छा, एक्चुअली मेरा नाम महेश करगर, मैं साइमपेक्स फाउंडर एंड सीईओ हूँ और मैंने मेरी बिजनेस जर्नी 1989 में एज अ लेजर मशीन ऑपरेटर स्टार्ट की है। और राइट नाउ हम लोग लेजर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 350 पीपल हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट के साथ हम लोग कनेक्टेड है, इसरो के साथ काम कर रहे हैं, DMRL के साथ काम कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायमंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कुछ माइक्रो मशीनिंग में भी हम लोग काम कर रहे हैं। ओके ओके सर, आपकी जर्नी कैसी रही है सर अभी तक की? एक्चुअली जर्नी अगर बोली जाए तो लेट्स वी टॉक टू बैक टू 1989। मेरा वो टाइम पे हम लोग सूरत के अंदर मेरा SSC खत्म होने के बाद my father and we decided not to do 11th 12th and not to do degree college. Let's we jump to diploma college. So वो टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना था, जैसे टैप टीवी हो गया, वीडियो VCR हो गया। अगर आपको याद होगा कि छोटी सी वीडियो फिल्म आती थी, लोग VCR किराए पे लाके थे, तो जी घर पे फैमिली को लगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही उसका लड़के को पढ़ाया जाए। सो आई कम टू द इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा। और वो जमाने में गुजरात में डिप्लोमा कॉलेजेस बहुत कम थी, इसके लिए गुजरात में एडमिशन नहीं मिला करके मुझे महाराष्ट्र में डिप्लोमा करने का मौका मिला है। ओके सर, आपको लेकिन पता कैसे चला कि स्पेसिफाई लेजर इंडस्ट्री में आपको कुछ करना है? इसका कोई स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट है आपके लिए? नहीं, ये भी अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है बारह सर, बिकॉज मेरा जैसा जब डिप्लोमा फिनिश हुआ ना, मेरे पिताजी तो एक हमारा जो घर का जो भी फैमिली बिजनेस होता है वो एक स्मॉल स्केल डायमंड कट एंड पॉलिश का काम था। सो हम लोग एक घर में ऊपर रहते थे और नीचे हमारा 2 पॉलिशिंग व्हील्स, मतलब छोटा सा यूनिट बोर्ड से 4-5 लोग या 10 लोग काम करते थे। बट वो जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी बोलबाला थी कि जैसे टैप टीवी ऑडियो इतना नया था, तो फैमिली डिसाइडेड लेट्स यू गो टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका फ्यूचर अच्छा लग रहा है। सो आई कम टू द इलेक्ट्रॉनिक्स बाय विजन ऑफ माय फैमिली। ओ, तो सर आपने जैसे सोचा कि लेजर इंडस्ट्रीज में आपको काम करना है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारी कॉम्पिटिटर भी आपके उसमें होंगे, ठीक है, तो आपको उस पे कॉम्पीट कैसे करेंगे आप? अच्छा, अभी एक और पॉइंट ले लेता हूँ कि लेजर इंडस्ट्री में मैं डायरेक्ट कैसे एंटर हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट है। कि जैसा भी मेरा एजुकेशन खत्म हुआ और मेरा 3 ईयर का एजुकेशन खत्म होने के बाद जब भी मैं सूरत वापस आ गया, तो आफ्टर 3 days वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि पेपर में ऐड आया है, somebody looking for diploma electronics candidate for their machine operator. So I went there and I attended the interview at Sanghvi and Sons. वो 1989 का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सूरत के अंदर और विद द गॉड ब्लेस इट गोस थ्रू। सो मैं ऐसा कोई प्लान नहीं था कि लेजर इंडस्ट्री में आना है, बट मेरा फर्स्ट जॉब ही मुझे लेजर इंडस्ट्री में लेके आया है। ओके ओके ओके, मतलब आपकी डेस्टिनी ही वहां पे आपको ले गई और आपको एक सही राह दिखाई, ठीक है? यस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना सर? और एक्चुअली क्या हुआ कि वो जैसे भी मेरा फर्स्ट जॉब था, वो जमाने में वो लेजर मशीन की वैल्यू 1 करोड़ रुपया थी। अगर आप समझो 1989 में 3,000 रुपया 10 ग्राम गोल्ड मिलता था। अगर वो जमाने में 1 करोड़ रुपया का मशीन हो तो समझा कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी समझने जैसी है, उसमें कुछ न कुछ करना चाहिए। और वो जमाने में फॉरेन से जो भी इंस्टॉलेशन इंजीनियर आया था या फिर हमारे जो मैनेजर थे, तो हम लोग बहुत कॉपरेट करके उनके साथ काम करते थे। जैसे भी अगर जैसे ऑपरेटिंग लर्न करना हमको 1 महीना 2 महीना हो गया, और कभी-कभी सेकंड शिफ्ट होती थी, अगर कोई ऑपरेटर नहीं आया तो हम लोग और मैं खुद वो सेकंड शिफ्ट कर लेता था टू लर्न मोर एंड मोर। सो आई कनेक्टेड विद द लेजर मशीन्स फ्रॉम माय फर्स्ट जॉब। ओके, तो कहीं ना कहीं सर आपका बिजनेस बैकग्राउंड रहा है आपकी फैमिली और उनके लिए? नहीं, एक्चुअली हमारा मेरे फादर के फादर से ग्रैंडफादर है, वो तो फार्मर थे और मेरे फादर फार्मर कम डायमंड कट एंड पॉलिश में थे। तो एक ऐसा बोल सकते हैं कि भाई
घर के अंदर ही नीचे ही हमारा छोटा डायमंड कट एंड पॉलिश यूनिट था और हम लोग वही घर में ऊपर रहते थे। सो एक एक प्राइमरी लेवल का नॉलेज तो था, बस ऐसा बोल सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। तो यस। आप सब आपका बेस्ट स्ट्रगल कौन सा पीरियड था सर? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्ट्रगल जब भी मैंने जॉब शुरू की तभी क्या होता था कि भाई वो टाइम पे इंग्लिश हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था और जो बड़े मैनुअल्स आती थी वो इतने डीप हाई लेवल का इंग्लिश होता था, तो फिर हम लोग वो सब स्टडी करने टेक्निकल्स लेजर का टेक्नोलॉजी स्टडी करने के लिए इनिशियली में हमको काफी दिक्कत हुई थी कि एक्चुअली ये क्या है, क्योंकि तभी ना तो आज के ज़माने जैसे इंटरनेट था या कोई ऐसी फ़ोन सिस्टम अवेलेबल थी कि आप गूगल पे जाओ और जस्ट यू टाइप द वर्ड्स एंड यू गेट द आंसर। वो टाइम में ये सब फैसिलिटी बहुत लिमिटेड थी। तो दैट वाज़ अ टाइम मैंने पहला मेरा ईमेल आईडी बनाया था 1992 और 91-92 में mrkargar@yahoo.com। सो मिस्टर करगर yahoo.com माय फर्स्ट ईमेल आईडी। सो उसके बाद हमने कभी-कभी कुछ ईमेल कर करके कुछ पीपल को अब्रॉड में कॉन्टैक्ट किया। तभी हम स्लोली मुझे लेज़र के लिए नॉलेज समझ में आना शुरू हुआ, क्योंकि डायमंड जब भी हम लेज़र मशीन से काटते थे, क्योंकि लेज़र मशीन का एप्लीकेशन था डायमंड को काटना, कर्विंग करना। जी। तो डायमंड इतना कॉस्टली होता है कि अगर आपका लेज़र पावर एक्सेस हो गया, अगर डायमंड कोई ब्रोक हो गया तो वो बहुत सी मैनेजर की डाँट पड़ती थी। तो हमको बहुत सी प्रिसाइज़ली काम करना पड़ता था। तो स्ट्रगल तो इनिशियली में काफ़ी हुआ, बट स्टेप बाय स्टेप करते गए, समझते गए, हार्ड वर्क करते गए और अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं ना कि भाई फैमिली की दुआ, ऊपर वाले की दुआ, बस करते गए। ओके, तो कहीं ना कहीं आप भी बिलीव करते हैं कि भाई डेस्टिनेशन। यस, है हमेशा होता है कि अगर आप बिलीव करो तो आपको वो राह मिल ही जाती है। ओके ओके सर, आपको बेस्ट सपोर्टिव कैरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना हो तो आप किसको दोगे? आपकी कंपनी में से या आपकी फैमिली में से कोई मेंबर रहा है जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट कर रहा है? यस, ये भी बहुत अच्छा अगेन अगेन पॉइंट है बारह सर आपसे कि ऐसे तो बहुत से मोड है कि जब भी मैं लेज़र मशीन में काम करता रहा और कुछ जो अपने एम्प्लॉय होते हैं वो कुछ लेसन सिखा के गए और किसी ने अच्छा काम करके गए। तो हमारे यहाँ पे जब भी हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन में थे, लेज़र मशीन मेरी कंपनी सूरत में काम कर रहे थे और बाद में हम लोग स्पेशल इकोनॉमी ज़ोन में जब फैक्ट्री बनाने का प्लानिंग कर रहे थे, तभी हमारी कंपनी में सिर्फ 28 लोग थे और जब भी मैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पहले मिलने गया तो इंडिया में जो भी अपनी सिस्टम है तो उसमें डीप नहीं जाना, लेकिन सिस्टम से सब लोग जल्दी से अकोमोडेट नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कि कॉपरेशन बराबर नहीं मिल रहा है। हम्म। तो उन्होंने बताया कि भाई आपको अगर लाइसेंस लेना है तो आपको XYZ फीस भरनी पड़ेगी, यू हैव टू गो हियर, यू हैव टू गो हियर, यू हैव टू गो देयर। ओके। तो मेरे साथ तब जब भी तो एक एम्प्लॉय थी वो हेतल करके, शी वाज बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड शी वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड शी ट्राई टू कोऑपरेट बाय हर स्किल टू मेक इट ईजी थिंग्स। तो जैसा उसने सुना कि ये तो सर बहुत ज्यादा फीस बोल रहे, ऐसा लग रहा है, तो मैं बोला तेरा क्या आइडिया है? तो उसने बताया कि सर मैं बेटर कि मैं वेबसाइट पे जाके स्टडी करती हूँ। सर यू बिलीव मी, वो जो प्रोसेस उन्होंने मुझे जितना भी खर्चा किया उसमें से सिर्फ 20% एक्सपेंस में वो गर्ल्स ने कम्युनिकेशन करके करके दिया। सो शी वाज रियली वेरी लकी वाओ। स्टाफ फॉर अस एंड बहुत अच्छी पर्सन थी। ऊपर वाले ने भी उनको बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, राइट नाउ शी इज सेटल्ड इन अमेरिका, बट शी वाज मार्वेलस इन आवर कंपनी सो फार। ऐसे कई है, लेकिन वंडर। जो भी याद आएगा आपको बताऊंगा आगे। जी। और सर, आपने कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है, ठीक है? तो पहले आदमी से लेके अभी 400 लोगों तक आप पहुंच चुके हो, 400 से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हो, ठीक है? इतनी टीम साइज बढ़ाई है, ठीक है? तो आपने वो कैसे ये पूरा कल्चर बनाया? तो आपकी टीम को कैसे आप एंगेजमेंट करते हो पूरा? यस यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जैसे मेरा बैकग्राउंड, मैं फार्मर का पोता हूँ, तो कुछ चीज हमको समझ में हमको घर से सीखने नहीं मिली होती है। तो जो भी प्रैक्टिकल दिक्कतें आती गई तो उनका सॉल्यूशन क्या था वो मैं इम्प्लीमेंट करता गया। जैसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि भाई हमने 2010 में कोई एक फॉरेन की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का हमने एजेंसी ली थी इंडिया में और दैट वाज अ वेरी कॉस्टलेस मशीन इन द सूरत दैट टाइम फॉर द डायमंड प्रोसेसिंग। तो हमने वो प्रोसेस समझी और लोगों को कन्विंस किया, सेल किया, तभी हमारा कोई एक जो की पर्सन था, सो ही लेफ्ट ओवरनाइट एंड उससे क्या हमको सीख मिली कि भाई हमको जब भी की पोजीशन के लिए जो भी आदमी रखना है, ही मस्ट बी ट्रस्टवर्दी और आप उसको हमेशा थोड़ा सा चेक करो। सो आगे जाके जब भी मेरे के 28-30 लड़के थे तभी मुझे जो एक एक्सपीरियंस एक इंजीनियर ने दिया, वो एक्सपीरियंस
ऐसे वर्स्ट बोला जाता है, लेकिन उसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि उससे मुझे वो सीख मिली जी। कि आगे जाके आपको सुपरवाइजर या मैनेजर हुँ। कैसे होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उसके साथ क्या टर्म्स कंडीशन करनी चाहिए। जिससे अभी हम लोग अभी जैसे ऑलमोस्ट वी रीच टू 400, तो हर 25 और 50 स्टाफ के बीच में एक मैनेजर होता है और उसकी ड्यूटी होती है, और हर ग्रुप के साथ मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, तो एवरीवन व्हाटएवर दे टॉकिंग इंटरनली आई ऑब्जर्व ऑलवेज, एंड मैं इंटरफेरेंस करता हूँ जब भी मुझे जरूरत हो। ओके। और इंटरनली भी जब भी वो लोग एक दूसरे को काम देते हैं तभी वो लोग एक दूसरे को राइटिंग में देते हैं, सो हुँ। कभी कभी वो कम्युनिकेशन एरर ना हो। और सब लोग करते गए, मोटिवेट हम लोग करते गए टाइम टू टाइम। ज्यादातर मैं इंसिडेंट से सीखा हूँ, और वो मैंने उसके सॉल्यूशन सोचा, जो भी अच्छा लगा वो अप्लाई किया। सो वी आर नाउ एबल टू हैंडल ऑल द 400 पीपल्स वेरी वाओ! प्रिसाइजली। सच अ वंडरफुल सर। और थैंक यू। नए जो स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, ठीक है, कहीं न कहीं हमारी ऑडियंस ये सुन रही है, तो जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी आपने खड़ी की है, तो आप स्टार्टअप को क्या एडवाइस देंगे सर? तो मैं सब, अगर जो भी स्टार्टअप वाले सुन रहे हैं, मैं मेरा एक छोटा सा सलाह या एक्सपीरियंस बेस से बताऊंगा कि इनिशियली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि मुझे इतना मिलना ही चाहिए, मुझे इतना कमाना ही है। क्योंकि जब भी आप कोई टास्क अपने दिमाग में फिट कर देते हो ना, वो टास्क एक बोझ बन जाता है दिमाग में। मेरा ऐसा मानना है, सबकी अलग अलग मान्यता हो सकती है। हुँ। मैं ऐसा मानता हूं कि आप अपने कर्म में इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो कि वो चीज अपने आप लोगों को पसंद आ जाए। जैसे अगर हम लोग छोटा सा उदाहरण लेके, भाई सूरत के अंदर 100 होटल होगी या 200 होटल होगी, आप सोचोगे कि यार मुझे यही होटल पे क्यों खाना खाने जाना है। तो अगर आपको वहां से सीख मिलेंगी कि आपको फूड सब जगह मिल रहा है, लेकिन वाई यू आर गोइंग देयर, तो कहीं ना कहीं सीख वहां से मिलेगी। और तीसरी चीज कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्टअप शुरू करने से पहले 1000 बार सोचो, 1000 बार सोचो। एक बार सोचने के बाद उसमें कूद पड़ो, क्योंकि अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता है, अगर आपको लगता है कि मेरा स्टार्टअप ठीक नहीं कर रहा है, अगर मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये तकलीफ आ रही है, रादर देन थिंकिंग गिव अप, आप वो सॉल्यूशन करने का सोचो। तो एक एक स्टेप आप चढ़ते जाओगे, और एक दिन आप ऐसे मुकाम पे पाओगे कि लगेगा माय गॉड ये क्या हो गया। और थोड़ा वर्क में ज्यादा बिलीव करो। जैसे मेरी कंपनी का नाम है साई इम्पैक्ट। रीजन ये है कि मैं साई बाबा को फॉलो बहुत करता हूँ। उसका भी रीजन है कि आई बिलीव हिज टू वर्ड, श्रद्धा एंड सबूरी। श्रद्धा मीन्स आप इतना हार्ड वर्क करो, श्रद्धा से करो, और सबूरी मीन्स आपके जो भी फ्रूट मिलने हैं ना, उसके लिए आप सब्र करो। सो इसलिए मेरे हर कंपनी का नाम ऐसे होता है, साइंपेक्स है, साइंटरप्राइज है, और उनके जो वर्ड है वो मैं आज भी बिलीव करता हूँ, और हमेशा मेरे काम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और हमेशा प्रेजेंस में काम करो। ऑफ कोर्स फ्यूचर के लिए अच्छा प्लानिंग करो, बट फ्यूचर का इतना हैवी प्लानिंग मत कर लो कि आपका प्रेजेंस बिगड़ जाए। और प्रेजेंस में इतना अच्छा हार्डवर्क करो कि आपका काम जी। खुद को पसंद आए। अगर आपका काम खुद को पसंद आएगा तो आपके कस्टमर को पसंद आएगा। और आजकल तो इतना फैसिलिटी अवेलेबल है स्टार्टअप के लिए, या मनी की फैसिलिटी अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है, पॉलिसी अवेलेबल है, जी। और आपके जैसे मेंटर और आपके जैसे गाइडेंस अवेलेबल है। तो लोगों को सही में स्टार्टअप करने के लिए इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उनका उनको सही उपयोग करना चाहिए, सही गाइडेंस लेना चाहिए, और घाई नहीं करनी चाहिए, एकदम हड़बड़ाहट से नहीं करना चाहिए। काम ऐसे करना चाहिए, पहले खुद समझो। अगर तुम्हारी बनाई हुई चीज या तुम्हारी चीज अगर आपको पसंद आएगी, तो ही आप दूसरे को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे उसको बेचने को, या आपका कोई आइडिया किसी को समझाने को। तो बिलीव करो आपके काम में, हार्डवर्क करो, और काम करने से पहले 1000 बार सोचो। एक बार लग जाओ। जैसे मेरा लेजर में मैं 1989 में आया, लेकिन मेरी सक्सेस ऊपर वाले ने लास्ट 5 ईयर में नक्की की है। तो मैं 25 ईयर आई वेट फॉर माई रिजल्ट। हुँ। दैट्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आंसर से मोस्ट ऑफ सो मेनी स्टार्टअप इंस्पायर योर थॉट्स। तो सर, कहीं न कहीं स्टार्टअप यही सोचता है कि भाई अभी प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है? ये कस्टमर भी यहाँ है, ठीक है? कल से रेवेन्यू स्टार्ट। तो माइंडसेट होता है उनका। तो बराबर। आपको ये क्या बिलीव करते हैं इस बात या से? इसके अंदर भी जैसे मैं पहले जॉब करता था, फिर मैंने मेरी खुद की कंपनी खड़ी की। तो जब भी मैंने खुद की कंपनी खड़ी की, जब भी मैं मशीन बेचने गया ना, तभी भी मार्केट में ऑलवेज लॉट ऑफ प्लेयर अवेलेबल थे, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हुँ। वो टाइम पे मैंने सबकी मशीन में ये स्टडी किया कि सबके मशीन में क्या अच्छी चीज है। अच्छा, और फिर कस्टमर को मैंने पूछा कि भाई आपको क्या लग रहा है कि ये मशीन में और क्या होना चाहिए। तो मैंने कुछ फीडबैक कलेक्ट किए, और जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जल्दी समझ में आ जाए। जैसे पहले मारुति कार थी, और हिंडई कार जब भी आई, तो अगर आप सबको याद होगा कि वो शाहरुख खान की एडवर्टाइज थी, और छोटी सी जगह में पार्क हो जाती थी। तो जब भी हिंडई कार वाले आए इंडिया में, तो उन्होंने क्या स्टडी किया, इंडिया में रोड का प्रॉब्लम है, शायद पार्किंग का प्रॉब्लम है। तो ही पिक अप द शाहरुख खान, एंड ही पिक अप द विजनरी दैट हमारी कार
आपकी एग्जिस्टिंग कार से क्या बेटर है। हम्म तो आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी लड़के बनाते हैं तो उनको सही में पहले ये सोचना चाहिए कि ये मेरा प्रोजेक्ट है या जो भी मेरी इक्विपमेंट बना रहा हूँ, हार्डवेयर बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसका अल्टीमेट यूटिलाइजेशन क्या है? क्या ये सही में कुछ प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाएँगे या सिर्फ़ कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे? अगर कोई ऐसा समझता है कि भाई मैं मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया है कि ये एंटायर थिंग चेंज कर सकता है। हम्म तो मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ छोटा-सा कि 1958 में जापान के अंदर सब गवर्नमेंट लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि 1945 1950 में वर्ल्ड वॉर हुए थे। सब कंट्रीज की इकोनॉमी बैड हो गई थी, सब लोग बहुत परेशान में थे, सबको क्या करना नहीं करना मालूम नहीं पड़ रहा था। जैसे अगर आप कोरोना को विजुअलाइज करो तो कोरोना में क्या करना था किसी को नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब वापस अपनी गाड़ी पटरी पे चढ़ गई तो जापान में 1958 में क्या हुआ हम्म कि ओसाका और टोक्यो दो सिटी थे। ओ तो गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि हमारे ये दो सिटी को इतना फास्ट कनेक्ट करना है कि हमारी इकोनॉमी जल्दी आगे बढ़े। तो उन्होंने जापान रेलवे के बोर्ड के जो भी लोग थे, टेक्निकल लोग या जो भी सब मैनेजर को बुलाया। उन्होंने बताया कि भाई हमारी जो भी ट्रेन अभी है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चल रही है, हमको 100 किलोमीटर स्पीड वाली ट्रेन चाहिए, लेकिन वो भी फास्ट। तो जापान इंजीनियर, जापान रेलवे टीम का एक कोई मेंबर था, उन्होंने बोला सर व्हाई 100 किलोमीटर, हम लोग 200 किलोमीटर क्यों नहीं सोचे? ये सोचो कि 1958 में किसी ने ये सोचा कि मुझे 200 किलोमीटर वाली ट्रेन में हमको काम करना चाहिए। तो पूरी टीम ने अपोज किया कि यार ये भी तो स्टीम इंजन है, 200 किलोमीटर कैसे बनेगा? तो उसने आउट ऑफ द पॉकेट जाके थॉट किया, हम पूरा सिस्टम है जो ट्रेन का, नेटवर्किंग का, रेलवे का, ट्रैक का आइडिया सब चेंज करता है। तो सर यू कैन बिलीव मी 1964 में वर्ल्ड की पहली 200 किलोमीटर स्पीड की ट्रेन जापान में तैयार हुई और वो ट्रेन का नाम अलग नाम था, लेकिन लोग उसको जापान बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। सो मैं इसलिए मैं जोड़ रहा हूं कि जब भी स्टार्टअप वाले कुछ भी काम करें, उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि हम हमारी चीज एंटायर पॉपुलेशन या एंटायर सिटी या एंटायर सोसाइटी या अपने फैमिली में ये कहाँ फिट बैठती है, क्या काम आ सकती है, क्या रोज के काम को इजी कर सकती है। क्योंकि जापान ने ये सोचा कि जो ट्रैवलिंग जर्नी 8-9 घंटा 10 घंटा लगती है वो 3 घंटे में करना है। सो दिस रीजन जापान वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द पास्ट 40 years। और उन्होंने अभी वर्ल्ड में छोटा सा क्षेत्रफल होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बैलेंस सेकंड नंबर का ऑलमोस्ट उनके पास है, ऑलमोस्ट 1.3 ट्रिलियन डॉलर। हम लोग अभी 600 बिलियन डॉलर की बात करते हैं। तो जापान इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद उनका बैंक बैलेंस हमारे से 2 या 3 टाइम है। सो कभी कभी स्टार्टअप वाले को जो भी स्टूडेंट है और जो भी है, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हमारी चीज की अल्टीमेटली यूटिलाइजेशन क्या है और ये क्या चीज लाइफ में इजी कर सकता है, और उसके बाद में मनी आता है। एग्री 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 टोटली एग्री विथ यू सर। ठीक है, Okay. तो सर आपने बहुत सारे, मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी है, ठीक है, आप बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी के पास काम किया है जैसे, Yes. और कौन कौन सी एजेंसी और आपका एक्सपीरियंस उसमें क्या क्या रहा है? अच्छा, ये एक्चुअली हम लोग ने एक बार एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था मुंबई में लेजर मशीन बेचने के लिए। सो इसरो के कुछ साइंटिस्ट वहां पे आए, तो दे स्टार्टिंग आस्किंग सम वेरी वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चंस। तो मुझे अच्छा लगा कि ये लोग इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे और समझना चाहिए। तो मैंने उनको बिठाया, आई आस्क फॉर कॉफी और टी, एंड मैंने बोला सर आप एग्जैक्ट क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि हम लोग लेजर मशीन से माइक्रो ड्रिल और माइक्रो कटिंग करना चाहते हैं, और ये माइक्रो कटिंग इंडिया में नहीं हो रही है, उसके लिए हमको बाहर भेजना पड़ रहा है। तो तभी मुझे लगा कि सर मुझे आप पूरा लिस्ट करके दे दो क्या क्या चीज आप फॉरेन करते हो जो इंडिया में नहीं हो रही है। तो दैट वाज द बेस्ट एंट्रेंस गेट टू द गवर्नमेंट वर्क। उसने मुझे जो कुछ टास्क दिए वो तो कुछ क्रिटिकल टास्क थे, और गवर्नमेंट के साथ आप कनेक्टेड होते हो तो ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, बट स्टिल इतना मैं बता सकता हूँ कि हम लोग जितने सैटेलाइट लॉन्च हुए उसमें जो सर्किट्स बनती है, वो जो सर्किट्स बनती है उसमें हम लेजर का काम करते हैं। हमने एक मशीन सप्लाई की इसरो में, और हम लोग मशीन और उसका काम भी करते हैं हमारे यहाँ से। सो वी आर ऑफिशियल फैब्रिकेटर पार्टनर विथ इसरो। तो चैलेंजेस ये थी कि जो चीज इंडिया में हो ही नहीं रही है, जो बाहर ही होती है, गवर्नमेंट को बाहर भेजना लाना, और गवर्नमेंट की खुद की मोनोपोली डिस्क्लोज हो जाती थी। तो साइंटिस्टों ने समझा कि भाई आप इसे ऐसा करो। हाँ, तभी उन्होंने ना तो कमर्शियल कंफर्मेशन किया, कितना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे ये एप्लीकेशन करनी है। वी इन्वेस्टेड मनी टू बाय द करेक्ट इक्विपमेंट, वी डेवलप द सॉफ्टवेयर, और पूरा प्रोजेक्ट 2 महीना 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हम लोग वो साइंटिस्ट को जो चाहिए था वो कर पाए। तभी भी हमने कभी कमर्शियल बात नहीं की। तो क्या होता है इनिशियली में जब भी अगर आपको कुछ सीखना है तभी कमर्शियल पार्ट नहीं सोचे तो वो अच्छा रहता है। तो आप एक पीस ऑफ माइंड से कर पाए। लगे एक पॉइंट ये भी आ जाएगा, आप बोलेंगे कि शायद इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आजकल आप जो बोल रहे हैं स्टार्टअप, गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसी है
आपको जो भी अगर आइडिया अच्छा है तो गवर्नमेंट स्टार्ट इन्वेस्ट मनी विथ यू, लेकिन हमारे टाइम में तो वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल, बट विद द गॉड ब्लेस वो सब हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहीं न कहीं आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा रहा है। बहुत ओके। अच्छे गवर्नमेंट के अंदर काफी अच्छे ऑफिसर्स लोग काम करते हैं। आप अगर एक गांव में अगर सूरत की पॉपुलेशन है 6 मिलियन, अगर उसमें 1,000 लोग खराब है तो आप सूरत पूरे सूरत को खराब नहीं बोल सकते हो। गवर्नमेंट सिस्टम में भी ऐसा है, तो आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। शुरू में जी। आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, बट आप गिव अप कर दो ना कि नहीं यहाँ पे सब ऐसे है, तो फिर वो तो एंड ऑफ द स्टोरी हो जाती है। तो बेटर है यू ट्राई टू फाइंड आउट समवन टू whom you बिलीव, whom you रिस्पेक्ट, तो अपने आप सब होते जाता है। सर आप एक फार्मर का एक बेटा इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है, ठीक है? तो अभी तो आपको ये नहीं लगता कि लोग ये बोल रहे हैं हमें कि ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो आपको उसको रिवर्ट बैक कैसे करते हैं? उस फेज़ को आप मतलब मैं आपको ये मैसेज ऐसे करना चाहूँगा कि भई लोग आपको बोल देते हैं फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपका एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपके माइंड में है। यस, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी अच्छे काम करते हो ना, तो रेजिस्टेंस होता ही है। अगर आप रेजिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, आपके डिपेंड जी, करता है। और कहीं मैंने पढ़ा है कि भाई अगर आपका रास्ते पे उबड़ खाबड़ नहीं है और रेजिस्टेंस नहीं, तो समझो कि आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता बहुत इजी जा रहा है, तो समझो कि यू आर लिटिल बिट, यू हैव टू रीथिंक अगेन अबाउट द योर रोड। और उसके लिए एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 8 या 9 साल पहले सब लोग यूरोप में मशीन सेल करने जाते थे, अमेरिका में सेल करने जाते थे। तभी जी, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे चाइना मशीन सेल करना है। सो वी थॉट लिटिल डिफरेंटली। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस होता है, तो हमने चाइना में बहुत मशीन बेचे। चाइना की 6 या 7 यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरे लेजर मशीन बेचे हुए हैं, जहाँ पे चाइना के स्टूडेंट पढ़ते हैं। वो पढ़ के जब भी बाहर जाते हैं ना, तभी दे दे कन्वर्ट माई कस्टमर। तो हम लोगों ने चाइना में 60+ मशीन बेचे। चाइना में मैंने ऑफिस भी बनाया था। तो कभी कभी आप चैलेंजेस लेना सीखो, तो सही में मैं बोलता हूँ डेस्टिनी और क्रिएटर आपको हेल्प करता ही है। क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपको बनाया है, सब आंख अच्छी दी है, हाथ अच्छे दिए है और ब्रेन अच्छा दिया है, तो अगर आप सबका यूटिलाइज करोगे तो गॉड विल गिव यू वेरी गुड आइडिया टू ओवरकम सर्टेन रेजिस्टेंस और फेस। और अपना समाज ऐसा है कि अगर आप जिसके साथ जैसे बात करो, वो वही आंसर देने वाला है। तो आपको समझना चाहिए कि आपको किसके साथ कितना बात करना है, किसकी जो कोट है उसको आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है। बस अगर दिमाग में कि अच्छा करना है, करते जाओ, बाकी की तो चीज होने वाली। तो सर आपने ग्लोबली बहुत सारे मार्केट को टैप किया है और यहाँ कहीं न कहीं बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ काम किया है। तो आपका ग्लोबल मार्केट का कोई रोमांचक एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो लोगों को बहुत मजा आए उस चीज के लिए? अच्छा, एक्चुअली सर मैंने जब भी मैं लेजर इंडस्ट्री में मैंने पहला लेजर मशीन ऑपरेशन शुरू किया, तो आई वॉज ओनली ऑपरेटर। डायमंड हम लोग काटते थे लेजर मशीन में, जो हमको ऑफिस में मिलता था काट के देते थे। और एक कर्फिंग करके, मतलब एक छोटा सा लेजर प्रोसेस होता है जिसको कर्फिंग बोलते हैं। तो डायमंड के अंदर वी ग्रू करते हैं और उसको बाद में हैमर से तोड़ा जाता है। तो व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन द सिस्टम, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई लेजर मशीन कैसे कैसे बीम होती है, क्या होता है। जस्ट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स व्हाट आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आया। नेचुरल डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। जो डायमंड होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 6500 डिग्री सेल्सियस। डायमंड इतना कॉस्टली क्यों है? तो उसका काफी रीजंस है। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि इतना कॉस्टली, इतना टफेस्ट मटेरियल है, इतना मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है, इतना हार्डेस्ट मटेरियल है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे कट रहा है? व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? हम्म। तो जो लेजर बीम, मैं समझता था कि लेजर बीम काट रहे, बट लेजर बीम के अंदर ऐसा क्या है कि वो डायमंड को इतना हार्ड मटेरियल को काट रहा है? ओ। तो that questions came in my mind, and then I thought I must learn more about the laser beam technology. And then I had visited, I think, Madras or Kanpur that time, some IT, but they don't have a laser curriculum or about the laser anything on those days. And that I come to know from some friend कि फॉरेन में, जर्मनी में लेजर एग्जीबिशंस होते हैं, और वो एग्जीबिशंस में आपको कुछ ना कुछ ज्यादा समझ में आता है। लेकिन तभी मैं जॉब करता था ना, तो वीजे का इश्यू, पासपोर्ट भी, बहुत कुछ चीज थी। तो पहले पासपोर्ट बनाया, फिर हमने कंपनी बनाई, कंपनी में पार्टनरशिप की, फिर 3 साल के आईटी डॉक्यूमेंट के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पहला वीजा अप्लाई करने के लिए आई वेट फॉर 3 इयर्स। और अब मैंने जब भी वीजा अप्लाई किया, तो
ही स्टार्ट आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज पासपोर्ट वाज कंप्लीटली ब्लैंक और आपको जर्मनी जाना है। तो जो भी क्वेश्चंस हुए विद द गॉड ब्लेस होते गया और वो हमारा वीजा मिला और आई वेंट टू जर्मनी, अटेंड द एग्जीबिशन एंड अटेंड वन लेजर स्टडी अबाउट लेजर बीम पावर मैक्सिमाइजिंग बाय बीम इफेक्टिवनेस एनालिसिस। सो व्हाट हैपनिंग कि डायमंड पे बीम जब स्ट्राइक करता है तभी क्या एनर्जी से डायमंड कटता है। सो आई स्टडी अबाउट द लेजर बीम टेक्नोलॉजी, नॉट हाउ टू प्रोड्यूस बट आई स्टडी व्हाट इज अ लेजर बीम। लेजर बीम के अंदर क्या क्या चीज होती है और व्हाट आर द रीजन, क्या लेवल की एनर्जी होती है। तो मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ कि सोई की नूक होती है, इतने में 35,000 वॉट एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी डायमंड के बॉन्ड तो काटता है। सो दैट कॉल्ड द पिक पावर 35 किलोवाट एंड पिक पावर ऑफ 75 किलोवाट। वो लेजर बीम का स्पॉट वो डायमंड को काटता है। और मैं लेजर बीम स्टडी करने के लिए फॉरेन गया और वहां से आई मेट लॉट ऑफ फॉरेन पीपल, ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट नाउ 56 कंट्री मेरी ट्रैवल हो गई है। तो मुझे जो पहला प्रोफेसर मिला था ही वाज रियली वेरी गुड एंड कुछ दिन का जो भी कोर्सेज था, सो आई रिक्वेस्टेड हिम, सर मैं इतना दिन नहीं रुक पाऊंगा, कैन आई स्टडी 16 आवर 18 आवर्स सो आई कैन फिनिश स्टडी वेरी फास्ट। सो उसने मुझे कोऑपरेट किया और आई फिनिश द स्टडी इन वेरी मिनिमम डेज एंड देन आई कम बैक। और मजेदार बात यह है कि मैं जब ये स्टडी करने गया ना तो मेरे को कंपनी में से जॉब नहीं छोड़ना था, तो मैंने वहां पे गलत झूठ बोला कि सर मेरे को गांव में इतना प्रॉब्लम है तो 1 महीना मुझे बाहर जाना है। सो क्या होता था कि कुछ पाने के लिए अगर आप शायद कभी झूठ बोलना पड़ा तो वो एक बुरी भी बात थी, लेकिन वो टाइम पे हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं थी कि बोले कि सर मैं स्टडी करने के लिए, शायद बॉस अपने को जॉब से भी निकाल दे। तो जॉब भी संभालना था, स्टडी भी करनी थी। तो फॉरेन जब भी जो गया तो वो जो प्रोफेसर जो अभी भी वो याद करते हुए, राइट नाउ इज रिटायर्ड, बट फॉरेन के अंदर काफी लोग अच्छे मिले हैं। और हम लोग बोलते हैं कि गोरे सब अच्छे होते हैं, ऐसा भी नहीं, गोरों में भी कुछ लोग गलत होते हैं। बट आपको वहां पे हमेशा ढूंढना है कि किसके साथ काम करो। ऐसा। बहुत सही, बहुत सही। सर बहुत सारी लेजर इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी सच ए डूइंग आपकी जैसे ही वर्कआउट करती है, ठीक है। और तो सिमिलर काइंड क्या डिफरेंस है उनकी कंपनी और आपकी कंपनी में, जो आप बता सके तो प्लीज। नहीं, एक्चुअली हमारे सूरत में भी अगर जैसे टॉप 10 कंपनी, टॉप 5 कंपनी गिनी जाए तो हम लोग अभी भी काफी नीचे आते हैं। लेकिन सब कंपनी ज्यादा कमर्शियल पे जाती है, ज्यादा सेल करो, ज्यादा ये करो, हर साल में इतना सेल होने चाहिए। हम लोग आज तक हमारी कंपनी में एक भी सेल्समैन नहीं है, ना तो मार्केटिंग विंग है, कुछ भी नहीं है हमारी कंपनी में। नो सेल्स पर्सन, नो मार्केटिंग, नो। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा कस्टमर इतना सेटिस्फाइड हो कि वो 2 कस्टमर को भेजे। सो वी आर वर्किंग कंप्लीटली डिफरेंट वे इन अवर कंपनी। देयर इज अ नो सेल्समैन। इवन हम लोग कभी भी लोकल डॉक्यूमेंट, डायमंड सिटी बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, कभी भी बहुत रेयरली हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कभी बहुत बड़ी की इवेंट हो तो। और आज एक ही बार हमने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो सब अपने अपने हिसाब से सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अगर मेरा कस्टमर मेरे से हैप्पी है ना तो वो मुझे बिजनेस देगा ही देगा। अगर मेरा कस्टमर हैप्पी है ना तो ही विल नेवर लेट मी डाउन। तो क्या होता है कि हमने सोशल को अलग रखा है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स है सब डायमंड इंडस्ट्री में है, बट आई हैड नेवर सेल अ सिंगल लेजर मशीन टू माय एनी रिलेटिव्स टू बैलेंस माय सोशल रिलेशनशिप विद माय बिजनेस। और काफी बिजनेस में जैसे अलग अलग है, जैसे मेटल कटिंग होती है, डायमंड कटिंग होती है, बट हम लोग बहुत ज्यादा माइक्रो मशीनिंग में काम करते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो काम इंडिया में नहीं हो रहा है वो काम करो। तो मैं कभी भी लोकल में ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी कंपटीशन है, कोई भी है। मैं समझता हूँ सब लोग जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तभी एक अच्छी सी हम लोग पोएम बोलते थे, दरेक भारतीय हमारा भाई बहन है। तो क्यों कंपटीशन क्यों समझना, सब अपने फ्रेंड है, भाई है, ब्रदर है, सब अपने काम से आगे बढ़े बस, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। क्या सर आपकी सच ए नाइस थॉट प्रोसेसिंग कि आप जो लेवल पे सोचते हैं, ठीक है, आई थिंक नए बिजनेस या स्टार्टअप पे लेवल पे सोचना स्टार्ट करे, ठीक है, तो डेफिनेटली कम टू सक्सेस वो पे जा सकते हैं। एक्चुअली एक और बात है, जो भी स्टार्टअप करते हैं ना, लड़का हो या लड़की हो, उनको है ना इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम करके एक एक्सपीरियंस ले, साल 2 साल 3 साल 5 साल, अगर बाद में इंडस्ट्री में जाए तो भी अच्छा है। अगर ग्रुप अच्छा है, 3-4 लोग जो हमेशा साथ में रह के काम करें तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली में कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा, उनको पकड़ो कि 999 डेज आप पेशेंस रखना चाहिए, तभी आप जाके सही में समझ पाओगे। अगर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं, अगर आप डायरेक्ट बिजनेस में जंप करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक थोड़ा देखना पड़ेगा जी। कुछ लोग लकी होते हैं। और आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि हैदराबाद में कुछ ग्रुप काम कर रहे हैं, हाउ टू फीड 1 बिलियन पीपल। तो ऐसा आइडिया है, वो 4 लोग हैं, वो 1 बिलियन लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड किया जाए। अगर हम
तो वैसा स्टार्टअप कोई ऐसा कोई कर रहा है कि उनको लगे कि भाई 5 साल में वो लोग ऐसा कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और वो मल्टी मिलियन डॉलर में वो कंपनी बिकती है। तो ऐसा भी आइडियाज भी होता है। एलन मस्क है, अभी एलन मस्क इज वर्क ऑन 1200 किलोमीटर पर आवर की हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। एलन मस्क थिंकिंग टू सेंड अ फर्स्ट मैन ऑन द मार्स। एलन मस्क की लाइफ में भी 15 20 25 साल बाकी है, लेकिन वो मार्स पे भेजने के लिए अभी से काम कर रहा है। मे बी जब भी उसका ये ड्रीम पूरा होगा तभी एलन मस्क अर्थ पे नहीं भी होगा, लेकिन अगर उनकी सोच अच्छी है तो वो काम होना ही होना है। एग्री एग्री एग्री। वो तो सर डेफिनेटली आपने बताया कि होगा। तो सर आपका रोल मॉडल कौन रहा है अभी तक? आपका बेस्ट रोल मॉडल कि भाई इनकी तरह मुझे कुछ करना है काम। तो मैं हमेशा ऐसा समझता हूँ कि आज तक कंपनी में कभी भी हमने ये नहीं सोचा है कि ऐसा बनना है या ऐसा करना है या ऐसा करना नहीं। खुद की सोच से प्रोडक्ट बनाओ और सोचो और अच्छी तरह से सेल करो। हम लोगों की लाइफ से कुछ आइडियाज एज अ गुड जैसे गुरु मानते हैं, जहां से भी सीखना मिले उसको गुरु मानो, लेकिन खुद 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 कुछ करके बन के दिखाओ, ऐसा मानो। बहुत बहुत बढ़िया सच है। और कहीं ना कहीं सर आपको सपोर्ट सिस्टम रहा है या तो इंडस्ट्रीज से या तो आपके लोकल नेटवर्क से। या एक्चुअली ऐसे कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, वर्ल्ड पूरा बिना सपोर्ट नहीं चल सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखो कि आपके पास आजू बाजू में 100 लोग हैं या 10 लोग हैं, आपके वेल विशर कितने हैं, सही में आपको तकलीफ के टाइम में काम आने वाले कितने हैं, तो वो बहुत कम हो गए। लेकिन आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना होता है। आपको जो काम है, आपको किसके साथ कितना बात शेयर करना वो बहुत जरूरी है। आप अगर कुछ बात ऐसी जगह पे शेयर करोगे जहां से कुछ आंसर नहीं आना है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप हमेशा ये लाइफ में नक्की करो कि आपके कुछ गार्डियंस कौन है। फादर मदर, हमेशा सबका कम्युनिकेशन फादर मदर से कम होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जिसको भी बिलीव करो उसके साथ पूरा खुला दिल से बात करो, प्रॉब्लम के डिस्कशन करो और अप्लाई करो। और सब लोग यहाँ पे, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, बस। बहुत बढ़िया। तो सर कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है या तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई स्टार्टअप ही कोई नया बिजनेस करे, ठीक है, या तो कोई छोटा सा मोटा सा बिजनेस करना है, तो उसके सक्सेसफुल होने के लिए ठीक है कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है तो कौन कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करे तो एटलीस्ट समहाउ थिंग्स सक्सेसफुल। ओके, तो मैं पहला तो ये हमेशा समझता था कि ऊपर वाले ने अगर मुझे लेजर लाइन में डाला है तो कुछ सोच समझ के डाला है, तो आई मस्ट बी रिमेन विद द लेजर लाइन। तो एक मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव था। हम लोग 3 बार, 2 या 3 पार्टनरशिप हुई, दोनों या तीनों पार्टनर लोग कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके चले गए, लेकिन मैंने सोचा आई डोंट वांट टू गिव अप। तो मैं हमेशा ये लाइन पे लगा रहा। प्रिंसिपल जो भी सीखे थे कि भाई डोंट हर्ट अदर्स, डोंट हार्म अदर्स। कुछ ना कुछ होता रहता है, फॉरगेट। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग आपके साथ बहुत नजदीक काम करने के बाद आपके साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते हैं, तो आप जस्ट छोड़ दो, इग्नोर करो और आप अपने काम में लग जाओ। तो हम लोग 2 3 बार हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग जस्ट जीरो हो गया मैं, लेकिन फिर भी वहां से खड़े हुए, लेकिन वही प्रिंसिपल पकड़ के रखा। लेकिन आज ऊपर वाले की दया से जो लोग अपने साथ गलत करके गए थे, ऊपर वाले ने मुझे उससे 10 गुना या 50 गुना आगे कर दिया। तो ये खुद से नहीं होता है। आप अगर लगे रहे तो कुछ ना कुछ सही में होता है। और खुद में बिलीव करो। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि काम चालू करो तो कल का कल मिल जाएगा। तो मैं जब भी 1989 से शुरू किया, तो भी लास्ट 4 5 साल से ही मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि माय गॉड क्या हो रहा है। तो अब 25 30 साल का मेरा वेटिंग के बाद मुझे वो देखने को मिल रहा है जो आजकल लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे ओवरनाइट मिल जाए। बहुत बहुत। तो स्टार्टअप्स भाई वही सोच रहे हैं कि भाई आज खड़ा कर दे बिजनेस, कल खड़ा कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, स्टार्टअप को एक समय लगता है बड़ा होने के लिए। ठीक है, आप काम करते रहो तो डेफिनेटली इस वर्क आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा। जैसे एमआर गर्गसन ने ये सोचा कि भाई ये मशीनरी या तो ये बनानी है और कंपनी का ग्रोथ ये लेना है, तो उसके लिए उसने एफर्ट दिया सर ने, फिर कहीं ना कहीं उनको ये रिजल्ट मिला। जी सर। तो लेजर इंडस्ट्रीज को आप कैसे देख रहे हो सर कि इसका ग्रोथ कहाँ पे जाने वाला है? यस, ये भी अगर मैं समझ पाता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैंने जो आपको पहले बताया था कि भाई आई ऑलरेडी ट्रैवल 56 कंट्री और मेरे 7 पासपोर्ट आर फुल। तो ये ऑल ट्रैवल मेरे जो हुए सब लेजर मशीन के लिए ही हुए, या तो एग्जीबिशन में गए या तो लेजर की कॉन्फ्रेंस में गया। तो मैंने ये देखा कि जैसे कोई कंपनी को मैंने 15 साल पहले देखा था या 10 साल पहले देखा था, 5 साल पहले देखा था, मोर देन 90% जो कंपनी फॉरेन में सब ग्रो कर रही है।
तो लेजर इंडस्ट्री कैसी है, एक छोटा सा पार्ट है, लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता है, बट लेजर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर अभी जो इंडिया, जो अपने श्री नरेंद्र मोदी इतनी बार, हर बार मोस्ट ऑफ उनकी जो स्पीच होती है, अगर आप एक बार सुनेंगे तो आइडिया आएगा कि भाई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और भारत को अपने आत्मनिर्भर बनाना है। तो अगर हम लोग गूगल पे जाके सोच देखें तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग पिछले सालों में कितनी डिफेंस की चीज या कुछ ऐसी मटेरियल इंपोर्ट करते थे जो सब मटेरियल लेजर की प्रोसेस के बिना पॉसिबल नहीं था। तो लास्ट ईयर का हमारा एक्सपोर्ट 15,000 करोड़ का है, जो पहली बार $2 बिलियन इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस के पार्ट एक्सपोर्ट किए। और ये इंडस्ट्री 10 लाख 15 लाख करोड़ की है। तो लेजर मशीन से डिफेंस के अंदर काफी गुंजाइश है, नंबर 1। सेकंड, हम लोग ने अभी कुछ पार्ट्स काट के दिए हैं DMRL, डिफेंस मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद। अभी जो इंडिया के अंदर वो पोर्टल पे अवेलेबल, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि मोदी साहब इतना पर्सनली इंटरेस्ट लेके हमारे साइंटिस्ट होते हैं, DRDO है, इसरो है, इतना मोटिवेट करते हैं, इतना एनकरेज करते हैं। जैसे अगर इसरो का जो हमारा चंद्रयान मिशन में जब भी वो खुद जाके फेल्योर हुआ तो कितना उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने सपोर्ट किया। सी मोरल सपोर्ट जरूरी है। आप कोई भी फर्स्ट गो में सक्सेस नहीं हो सकते हो। अगर मोदी सर जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर जब भी वो खुद कनेक्ट होते हैं ना, तो अपने आप सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो अभी हम लोग, जो एक मोदी सर का विजन है कि इंडिया के अंदर खुद के फाइटर प्लेन के और कमर्शियल प्लेन के इंजन इंडिया में बनने चाहिए। काफी कुछ चल रहा है, काफी कुछ टेक्निकल है, सब कुछ अपन को नहीं पता है, लेकिन कुछ जितना भी पता है मैं बताता हूं कि इंडिया में ऑलरेडी ये काम शुरू हो चुका है, और वो उसका जो पार्ट डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी हमने कुछ काम करके दिया है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू पार्ट ऑफ फोर्थ कमिंग बिजनेस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो लेजर का फ्यूचर इंडिया में बहुत बड़ा है। ये टेक्नोलॉजी संबंध में मुझे 25 साल लगे, मैं ऐसा समझता हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतनी गुंजाइश है। अगर आप सबको पता है कि मेरी आई की सर्जरी हुई तो वो लेजर से हुई। जैसे अपनी आंख का जो नंबर कम होता है उसके ऊपर जो क्षार लग जाता है उसको लेजर से निकाला जाता है। और मेटल कटिंग इंडस्ट्री, फिर सबको इतना पता है कि मार्किंग लेजर से होता है, बट लेजर के इतने रोल है, इतने काम है माइक्रो मशीनिंग में, यू कैन नॉट बिलीव। जो भी देखेंगे कि लेजर माइक्रो मशीनिंग एप्लीकेशन, लेजर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, तो आजकल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे इतने वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए। तो ये भी एक सब उतने जैसा कि फ्यूचर में भी लेजर का रोल इंडिया में बहुत बड़ा रहने वाला है। सही है, सही, बहुत सही। सर, लेजर एप्लीकेशन कौन-कौन सी हो सकती है इंडस्ट्रीज में? ये इंडस्ट्री में जैसे अगर कमर्शियल में जैसे अपने आजू-बाजू में बिल्डिंग बन रही है, तो कुछ बिल्डिंग्स के अगर आप मेन गेट्स देखोगे तो मेन गेट्स वो लोग लेजर मशीन से काट के वो उसकी इंप्रेशन क्रिएट होती है। तीसरा कि जैसे एयरपोर्ट, बड़े-बड़े एयरपोर्ट आप देखो तो बड़ी-बड़ी हेवी पाइप्स होती है, हेवी प्लेट्स होती है, सब लेजर से कटता है। तो लेजर से कटती है तभी उसकी फैब्रिकेशन अच्छी होती है। तो एक इंडस्ट्रियल कमर्शियल हो गया। फिर मेडिकल इंडस्ट्री में होता है कि जैसे आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, उसकी उसकी हम लोग ग्लास शीशी बोलते हैं कि जिसमें मेडिसिन रहती, उसमें माइक्रोन्स होल्ड करने होते कि जिससे वो उसका एयर फिल्ट्रेशन इन एंड आउट हो, कुछ उसकी प्रोसेस में चाहिए, ये सब लेजर से होता है। तो माइक्रोन माइक्रोन वर्क होता है ना, सब लेजर से ही पॉसिबल है। तो मेडिकल में भी लेजर काफी है, कमर्शियल में भी काफी है, सिविल में भी काफी है, डिफेंस में भी काफी है। तो और ऑटोमोटिव सेक्टर, अगर आप कोई भी कंपनी देखे, ऑटोमोटिव में सबसे ज्यादा बड़ा लेजर मशीन का एप्लीकेशन है। जैसे पूरी कार की बॉडी को वेल्डिंग करता है, और आजकल जो बैटरी कार बन गए तो जो बैटरी के सेल, इतने बड़े बैटरी के सेल सबको जो कनेक्टेड होते हैं वो कॉपर के स्ट्रिप पे होते हैं। सब कार की बैटरी के सब स्ट्रिप लेजर से वेल्डिंग होते हैं। तो वो कॉपर स्ट्रिप को आप बैटरी से जो वेल्ड करना होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो लेजर की एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मैं बताऊं, जैसे चिप्स बनती है तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट कटिंग किए जाते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सेमीकंडक्टर, जो जैसे मैंने अभी बताया, इसरो के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं इसमें जो सर्किट्स होती है वो सर्किट लेजर से काटी जाती है। तो काफी काफी कुछ एप्लीकेशंस है। और जिसका भी सब्जेक्ट, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मेरे पढ़ाई में लेजर कुछ नहीं आया था, लेकिन समझ में आया कि ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। आप डिप में जाते तो करते जाते हो, तो हर एरिया में उनका उपयोग है। अगर फॉरेन के अंदर जैसे फ्रूट है, सफरजन है, जैसे एप्पल है या जो भी फ्रूट है, तो उसको स्कैनिंग भी लेजर से करते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये एप्पल बराबर है नहीं है, तो उसके ऊपर वो लेजर से मार्क भी करते हैं। तो काफी कुछ है। जैसे सुमूल डेयरी की मिल्क की बॉटल होगी, या तो उसके ऊपर भी जो मार्क करते हैं एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग, वो भी लेजर से होती है। तो लेजर का बहुत रोल है। बहुत, बहुत बढ़िया।
सर कहीं ना कोई भी स्टार्टअप है जिसको लेजर इंडस्ट्रीज में अपना बिजनेस या तो कुछ सोच रहा है, ठीक है, तो आप उनको कौन सी, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, तो एक अमृत वचन कुछ बताना चाहेंगे स्टार्टअप को कि क्या हो सकता है? देखो, इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बताऊं कि मोदी सर का विजन है कि 2047 में हम लोग सुपर पावर बनेंगे, 2027 में हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस करेंगे। तो ये सब चीज कब होगी कि हम लोग कुछ चीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को बेचें। जी। और जब भी आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हो और उसके अंदर फिनिशिंग लाना है, अगर उसका लुक, इक्विपमेंट, जैसे आप लोग कोई फॉरेन गए, जितने भी सुनने वाले कोई ना कोई फॉरेन गया होगा, तो लगेगा ये चीज कितनी अच्छी है, ये चीज कितनी अच्छी है। ये सब चीज बनने में कहीं ना कहीं लेजर का काफी रोल है। तो सबका अलग अलग थॉट्स होता है। किसी को लगता है कि मुझे इंडस्ट्री में लेजर का काम करना है, मेटल कटिंग में है, प्लास्टिक कटिंग में है, फैब्रिकेशन में है। किसी को लगे कि मुझे मेडिकल में काम करना है। काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो सबका अपना-अपना इंटरेस्ट अलग होता है। मैं जैसे डायमंड इंडस्ट्री में मेरा पहला जॉब लगा, तो मुझे अपने आप में कनेक्ट हो गया डायमंड कटिंग बाय लेज़र। तो अभी भी मैं डायमंड को लेज़र से काट रहा हूँ। सो 1989 में जब भी मैंने पहले दिन डायमंड के साथ लेज़र का काम किया, आज 2024 में भी मैं कर रहा हूँ। सो एंड अभी भी मैं आगे और नेक्स्ट 10 ईयर तो मिनिमम करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपके कोई स्पेसिफिक जो आपके फेवरेट बिजनेसेस है, टॉप 3 बता सकते हैं? हाँ, ये तो या बहुत तो कोई कंपनी या ब्रांड आपको पसंद है कि भाई या नहीं सही में एक अच्छा काम कर रही है? नहीं, ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। देखो क्या होता है कि हमारे आजू-बाजू में क्या ग्रो हो रहा है। हुँ। जैसे भाई अगर एलन मस्क है, तो एलन मस्क ने कार इंडस्ट्री में आने से पहले मर्सिडीज, वॉक्सवैगन, मारुति, टोयोटा, दुनिया भर की ब्रांड्स थी। हुँ। तो एलन मस्क कम विद द आइडिया और ही नाउ वो सबसे आगे हो गया। जी। और एलन मस्क के शेयर जब भी बढ़े, जैसा बोला जाता है, जो सुना है कि यूरोप में एक कंपनी है कार, हर्ट्ज कंपनी, वो जो किराए पे कार देती है। जी। सो ही प्लेस ऑर्डर फॉर 100,000 कार टुगेदर। हिस्ट्री में किसी ने 1 लाख कार बाई करने का ऑर्डर नहीं दिया। उसके बाद एलन मस्क कंपनी बहुत आगे बढ़ गई। तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर क्रिएटिव माइंड है, तो ये सोचना चाहिए कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद दुनिया को क्या चीज़ ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके लिए आज सोचो। अच्छा, अगर हम रोल मॉडल मान सकते हैं कि भई इसने कैसा हार्ड वर्क किया है, जैसे वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट का जो बंगलो है, उसके बाद बॉर्डर उसकी जो बोले जाते हैं कि अमेरिका में, उसने घर के बाहर उसकी वॉल नहीं बनाई है। वो सिंपल आदमी रहता है। वॉरेन बफेट आज भी ट्रैवल करता है, तो वो इकोनॉमी क्लास में करता है। अच्छा, तो शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है, वो अपने बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। तो सबके अलग-अलग मायने हैं। लेकिन सबके पास से कुछ न कुछ चीज़ अच्छी सीखने जैसी है, वो आप अपने बिज़नेस से कनेक्ट कर सकते हो। और मैं एलन मस्क के तो ऐसा इंस्पायर इसलिए होता हूँ कि वो इतना कुछ करने के बाद अभी भी वो सोच रहा है कि मुझे और कुछ करना है। हुँ। तो आप कभी भी कुछ चीज़ में हासिल कर लिया, अगर आपने बोला कि लगता है कि भाई आपका बिज़नेस बढ़े, 5 करोड़ का टर्नओवर हो गया, 10 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, तभी आप स्टॉप मत हो, तभी आप आपको एक और हार्ड टास्क दे दो। तो आप हमेशा टास्क के साथ आपको बिज़ी रखो। एक बार कोई अचीवमेंट हो गया, तो आप वहाँ पे सेलिब्रेट करो, कंपनी के साथ एन्जॉय करो, फैमिली, वो ज़रूरी है, बट अपने आप को वापस हार्ड टास्क दे दो। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है। और खुद की भी ऐसी पहचान बनाओ कि एक अपनी अलग पहचान बने। और जितने भी लोग हैं उसमें से आप इंस्पिरेशन लो, बट उनके जैसा हम लोग नहीं बन सकते। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू में मैं सबको पूछता हूँ कि भाई आप 2 साल काम करोगे फिर वापस मशीन बनाना शुरू कर देगो, ये अच्छी बात नहीं है। आप तेंदुलकर को कॉपी करो, खाली 5,000 का बैट मिलेगा, पैड मिलेगा, और वो 100, 200, 500 करोड़ का मालिक बन गया है। तो हमेशा आपकी खुद की एक ताकत को पहचानो जो कुदरत ने आपको दी है। जैसे कोई पेंटर होता है, उसकी पेंटिंग किसी की 1.5 करोड़ में बिकेगी। अगर वही कलर की पिछी और कलर आपको मिलेगा, आपकी पेंटिंग को कोई देखेगा भी नहीं। हुँ। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि यू ट्राई टू फाइंड आउट, हर लड़का या लड़की जो भी करता है, कि भाई नेचर ने उसको क्या बख्शिश दी है, जो वो दूसरा उसकी कॉपी नहीं कर सकता। वरना जितने स्टार्टअप वाले को ज्यादा पैसा कमाना है, तो मैं एक फ्रैंकली बोल सकता हूँ कि आप टीवी पे जब भी मुरलीधरन बॉल फेंकता है, तो 1 सेकंड का 800 पिक्चर होता है। तो कैसे फिंगर मूव करता है ना, वो भी आपको दिखाया है। फिर भी आप मुरलीधरन नहीं बन सकते हो, अश्विन नहीं बन सकते हो, कुलदीप यादव नहीं बन सकते हो। वो 1 सेकंड के 700 पिक्चर की भी आप कॉपी करो। जैसे अभी जायसवाल आ गया। सी पहले लगता था कि बेस्ट, एसके वाई इज द बेस्ट, और कोहली इज द बेस्ट, धोनी इज द बेस्ट। सी चेंज कितना हो रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ नया कर रहा है। क्या कुछ एड ऑन क्या कर रहे हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप कोई चेन से खुद को जोड़ लो कि भाई मेरे को ये चेन का पार्ट बनना है। मुझे या तो फूड इंडस्ट्री में बड़ा करना है, या मुझे क्लॉथ इंडस्ट्री में बड़ा करना है, या मुझे कमर्शियल में कुछ बड़ा करना है।
कई आइडियाज आपको पेपर पे अच्छे लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया बहुत अलग है। तो आप खुद के आइडिया और प्रैक्टिकल वर्ल्ड दोनों को कैसे कंबाइन करो, वो बहुत जरूरी है। और जब भी आप कुछ करना चाहो ना, तो पहले भी बोला था, वापस रिपीट करता हूँ, कूदने से पहले, करने से पहले 1000 बार सोचो। एक बार चालू किया ना, बाद में रुको मत, जो भी हो जाए। तो ऊपर वाला भी आपको सक्सेस देगा। जैसे एक छोटी सी वो शायरी है पुरानी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि बंदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा मतलब क्या उसका है? मतलब ये कि या खुद को बहुत इतना मजबूत कर कि ऊपर वाला तुझे पूछे कि यार तुझे क्या चाहिए, बस बस आप बन गए। तो आप कर्म करते जाओ, इतना अच्छा कर्म, इतना अच्छा कर्म, इतना अच्छा कर्म करते जाओ, और गिव अप नहीं करो। और जैसे मैं श्रद्धा सबूरी मानता हूँ, आप भी किसी को अपने कोई चीज को अपने दिमाग में बांध लो, बस और करते जाओ। और आजू बाजू से इन्फ्लुएंस मत हो। कभी किसी को लगेगा कि भाई मेरा दोस्त इतना आगे बढ़ गया है और इसका बिजनेस इतना आगे बढ़ गया, वो यहाँ बढ़ गया, उसके पिताजी के पास तो पैसा था इसलिए वो आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, तेंदुलकर का लड़का क्या तेंदुलकर जैसा बन पाएगा क्या? अमिताभ बच्चन का लड़का क्या ऐसा कुछ बना क्या? सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके पास इतना ही आवर्स भगवान ने दिया है। कौन कितना यूटिलाइज करता है उसके ऊपर उसको मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत 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 बढ़िया सोच है सर। थैंक ठीक है, और ये थॉट्स से मुझे भी याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप अभी कैसा सोच रहे हैं कि भाई मैं मैकडी में बैठूंगा, स्टारबक्स में बैठूंगा, ठीक है, ऑफिस ऑफिस नहीं खरीदनी, बस लैपटॉप बैठ के फ्रीलांसिंग का काम करूंगा, अपना धंधा सेट है। ठीक है, तो ऐसा माइंडसेट से स्टार्टअप करोगे तो नो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सर मुझे और एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतने सालों से एक इंडस्ट्रीज में हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट की बाबत में कैसे हो? ठीक है, आप कैसे उसको मतलब कैसे सिक्योर करते हो सारी चीजें? यस, एक्चुअली मैंने कभी भी एमबीए नहीं हुआ या कुछ कोई ऐसी प्रोटोकॉल्स कभी फॉलो नहीं की। सिंपली ये था कि आज मुझे क्या काम करना है, हम्म, और पूरा दिन जब भी काम होता है, जब भी घर जाता हूँ, सोचता हूँ कि मैंने जो जो काम सोचा हुआ कि नहीं हुआ। जी, तो दूसरे दिन मॉर्निंग में आके बस वो काम करते रहता हूँ। हाँ ठीक है, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ये साल में मुझे इतना एक्सपेंशन करना है, इतना एक्सपेंशन करना है, लेकिन प्रेजेंस में मैं बहुत फोकस करता हूँ कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसमें क्या बेस्ट कर रहे हैं। जब भी हम लोग प्रेजेंस में जीते हैं ना, तो उसके फ्रूट अपने आप अच्छे होते हैं। और अगर नो डाउट सब लोग भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करते ही रहते हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका मैं बहुत सिंपली करता हूँ। मतलब बहुत हार्ड लाइन नहीं है, बहुत सिंप्लिसिटी होती है। और मेरी कंपनी में भी हम लोग जब भी काम करते हैं तो हमेशा ख्याल रखता हूँ कि सामने वाले को कुछ बुरा ना लगे। जैसे मैं कंपनी में काम करता था, तभी जब भी ऑफिस पे जाता था, 10 मिनट लेट हो गया तो मैनेजर चिल्लाता था। तो कहीं न कहीं एक इंसल्ट फील होती, गिल्टी फील होती थी। हम्म, तो वो गिल्ट में से बाहर आने को 5-6 घंटा लगता था। मैनेजर ने तो डाँट दिया, लेकिन अपने दिमाग से निकलने के लिए टाइम लगता। तो मैंने नक्की किया था, मैं मेरी कंपनी में जो भी आएगा 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे कुछ नहीं बोलने का। आज भी मेरी कंपनी में कोई भी लोग आता है ना, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भई आप घर पे जाके जब भी आप जाओ, खुद को इतना पूछो कि क्या मुझे जितना अर्निंग कर रहा हूँ पर डे का, इतना मैंने कंपनी को कि दिया कि नहीं दिया? अगर आपको आंसर अच्छा आएगा, देन आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, समथिंग आई मिस, तो सेकंड डे करने लगो। तो मेरी कंपनी में क्या हुआ, कोई लोग अगर 9 बजे का टाइम है, 9:30 आया ना, तो शाम को आधा घंटे बाद जाता है। सो वी हैड मेड इन अवर कंपनी वेरी फ्लेक्सिबल। और सब लड़कों को बोला है, कोई मुझे बॉस नहीं बोला, सर नहीं बोला है, बस महेश भाई बोलो। तो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि सब सिंपल ईज़ी रहे बस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से कुछ नहीं मज़ा आता है। मैं ऐसा मानता हूँ। यस, और आपने सर बताया ना, ठीक है, कि महेश भाई बोलो, कहीं टीम को भी लगता है कि एक फैमिली वाइज नेचर बढ़ रहा यस, है। ठीक है, यस, करेक्ट। और वो अपना 100% देने की कोशिश कोशिश करेगा। करते हैं। परफेक्ट। तो बहुत बढ़िया सर, ये सारी चीजों को एक्चुअली ऑडियंस एंजॉय कर रही है। नहीं, और थैंक यू। मुझे सर, मुझे ये भी जानना है कि आपकी कंपनी, या तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जो टफेस्ट पार्ट हो आपकी लाइफ में, कि भाई ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, या तो ये और उसमें से आप बाहर कैसे निकले? यस, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक्चुअली 2010 में हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाके 1.5 साल मेहनत करने के बाद वो डायमंड कटिंग के लिए बनाए। जो वो मशीन बना था मेटल कटिंग के लिए। तो कम जो जिसने बेचा उसने भी डायमंड कटिंग का गारंटी नहीं दिया, और मशीन कॉस्ट इज अ मल्टी करोड़। तो मैंने जो मशीन बाय किया वो था एप्लीकेशन अलग। बेचने वाला भी गारंटी नहीं ले रहा है कि आपका डायमंड कटेगा, और मुझे वो करना था। हम्म, और ऊपर वाले के साथ हम लगे 1.25 साल 1.5 साल में हो गया। फिर हमने कुछ मशीन्स बेची, और हमारे पास एक 10 मशीन्स का ऑर्डर आया था। एक बहुत बड़ी कंपनी है सूरत डायमंड करके, 10 मशीन का ऑर्डर आ गया। और ऑफ कोर्स जब भी आप जो मशीन सक्सेस की, तो वी वेर उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो हमको उसकी सेल्स एंड सर्विस कमीशन मिलनी थी।
तो जब भी मेरे पास 10 मशीन का ऑर्डर ऑलमोस्ट $8 million का, तभी मैंने सोचा कि मेरा सेल्स एंड सर्विस कमीशन मुझे $500,000 आने वाला है। और आई वाज इन अ स्काई हाई, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो रहा था। और इतना खुशी कोई सोचो मत। ऑल ऑफ सडन कम टू नो, मेरा मेन इंजीनियर आके मुझे एक दिन शाम, वही दिन शाम को बोलता है कि सर मैं कल से वो कंपनी में हूँ जो मेरी कंपनी, जिसका मैं एजेंट हूँ इंडिया में, बोला मैं वो कंपनी ने मुझे हायर कर लिया है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ऑफिस सेपरेटली। माय गॉड, सो दैट वाज द बैडेस्ट सैड पार्ट। और उससे भी आगे वो इंजीनियर ऐसा बताता है कि भाई आपका मशीन बंद हो तो मुझे बताना, मैं आके आपको रिपेयर कर दूंगा। वही इंजीनियर को मैंने वो टेक्नोलॉजी बताई, वही इंजीनियर को मैंने फॉरेन ट्रेनिंग को भेजा था। तभी इतना सेटबैक लगा। लेकिन माता जी को, जो भी, मैं हमेशा खुड़ियार माता जी मेरी कुलदेवी माँ है, मैंने हमारा मंदिर में उसके सामने प्रतिमा को हाथ जोड़ के बोला, माता जी कुछ भी हो जाए, ये आदमी को बुलाना पड़े, ऐसा मुझे पावर देना। तो आज आज के दिन में मेरी जो प्रिंसिपल कंपनी थी वो, और हमारी साइज और टर्नओवर सब एक हो गया है। और वो अभी आदमी ही रहा, वो पोजीशन पे ही रहा। और लेकिन मैं उनको अच्छा भी ये भी मानता हूँ कि उस लड़के ने अगर ये नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। तो वो भी मैंने ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ तभी मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मुझे समझ में आता है कि ऊपर वाले की दया थी कि उसने ये किया तो मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर आप टर्नओवर की बात करें तो आप प्लीज कोई टर्नओवर बता यस, सके। टर्नओवर में अभी हम लोग पिछले साल में 60-70 CR था, ये साल में हम लोग 150 CR टच करेंगे। वाओ, और अगले साल में शायद 200 भी क्रॉस करें। बट ये सब नंबर समझो, ये एक बार आप है ना खुद को पैसे से थोड़ा डिस्कनेक्ट करो। जब भी पैसा ही दिमाग में रहता है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में ले लेता है। नो डाउट पैसे के बिना कुछ नहीं चलता है, पेट्रोल नहीं भरा सकते हो, लेकिन उसको एक नंबर समझो। तो आज मेरे कंपनी में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 1 million कैरेट डायमंड हर महीने प्रोसेस करते हैं। तो ये चीज अपना बनते गए और नंबर बनते गए। तो अभी मैं अगर वो नंबर पकड़ के बैठूं ना, तो मैं, मेरे दिमाग में अलग एक ऐसी चीज आ जाएंगी, शायद मुझे लगा मैंने बहुत कुछ कर दिया। नहीं हो गया, ओके, अभी आगे क्या करना है, इमीडिएटली हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते। तो जैसे मेरा 1 million कैरेट का हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया, अच्छी बात है, ऊपर वाले के दया, अभी नेक्स्ट क्या। तो आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि अभी ही आप नया करो। आप हर स्टेज पे अगर नया करने की सोचोगे ना, तो आपको किस्मत और कहाँ पे लेके जाएगी आप नहीं सोच सकते हो। वो मेरे को बहुत सालों के बाद समझ में आया। अगर सब स्टार्टअप वाले अगर ये जल्दी समझ में आ जाएंगे ना, तो इंडिया में भी एलन मस्क, वॉरेन बफेट इंडिया में भी बन सकते हैं। बहुत लेकिन उनको बढ़िया। खुद को लगना पड़ेगा, और किसी को रोल मॉडल मान के नहीं, लेकिन किसी की अच्छाई उतारो। इसका एलन मस्क को मैं इसलिए मानता हूँ कि एक ही आदमी के एक चेक से इंडिया का पूरा ऑलमोस्ट अपना जो डेप्थ है पूरा कर सके। $250 बिलियन की खुद की वर्थ है, 250 या 300 बिलियन आप। और इंडिया की पूरी बैंक बैलेंस 612 है, उसमें से हमारा 400 तो गांव को देना है। तो हमारी खुद की वर्थ अभी भी बहुत कम है। अभी भी अपनी जितनी लास्ट ईयर अगर हम सोचे कि 17 या 18 लाख करोड़ हमारी जीएसटी से इनकम आई, अगर मैंने जो पेपर में पढ़ा था अगर सही है, तो इतना पैसा तो अभी भी हम लोग इंटरेस्ट भरने में जा रहा है। इसलिए जो भी मोदी सर जो भी कर रहे हैं, तो हम लोग को जल्दी से हमारे डेप्थ से बाहर निकले, तो अपने भारत है ना वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। और बहुत ये सब सोचना पड़ेगा सब लोगों को कि भाई हमको मुफ्त का इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिले, हम हमारी खुद की कमाई से आगे बढ़े। तो बस ये है कि सब स्टार्टअपों को सोचना चाहिए कि ये इसमें से ही कोई एलन मस्क, इसमें से कोई वॉरेन बफेट, इसमें से ही कोई अपना, सब लोग है, सिर्फ खुद को एक अच्छे टास्क के साथ जोड़ दो बस। बहुत सही सोचे सर। स्टार्टअप अपना काम करे और आगे उसके बारे में सोचे कि वो कैसे इनोवेशन अपनी टेक्नोलॉजी को आगे Yes. बढ़ा सकता है। Correct. क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट दे रही है, ठीक है। अब मैं खास करके इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो लॉट्स ऑफ सपोर्ट तो एज अ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर है, एक्सेलरेटर सेंटर है, जिससे आप सपोर्ट ले सकते हो। तो आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और बताइए सर। और मैं स्टार्टअप वालों सबको ये बताना चाहूंगा, सब जो भी सुन रहे हैं या जो भी आराम से, कि आप खुद कभी हो सके तो आराम से बैठे हो, लिखो कि भाई मुझे क्या बनना है, क्या करना जी। है, और उसके लिए आप क्या करने को तैयार हो, उसके लिए आपको क्या कमी है, आपको ही आपके आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। और जैसे पंचम सर जैसे स्टार्टअप है, ये लोग सब जो भी उनकी नॉलेज है, उनको जो अवेयरनेस है गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और अपने खुद के जो ड्रीम को है ना, रियल पांख को कनेक्ट करो। और आप ऐसा नहीं करो कि आप खुद कर रहे हो, सब मिलकर कर रहे हो, ऐसा सोच के आगे बढ़ो। तो आपके लिए अभी भी इतनी हेल्प अवेलेबल है जो हमारे टाइम में नहीं थी, इसलिए हमको इतने साल लग गए। आप लोग चाहो तो 10 साल में कहां से कहां पहुंच सकते हो। और कभी कभी
किसी को रोल मॉडल मानो या ना मानो, लेकिन सब किसी की भी सक्सेस स्टोरी है ना, वो कभी कभी पढ़ लिया करो। 2 पेज की 5 पेज की सक्सेस स्टोरी होती है। कभी यूट्यूब में फिल्म देखी, ये देखी इसकी अच्छा है, किसी ने भी बिजनेस में सक्सेस हुआ है, या किसी की कोई ने जो स्ट्रगल स्टोरी है, तो आप पढ़ सकते हो। जैसे इंडिया ने जो चंद्रयान पे हमारा यान गया, हम लोग कितनी बार फेल हुए, और हम लोग अभी सक्सेस हुए, कितनी फेलियर्स होते हैं अंदर, लेकिन लगे रहना पड़ता है, तो वो एक दिन होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात, कर्म में विश्वास रखो। हम लोग हिंदू सनातन धर्म में जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात नहीं, सब में धर्म में वही सिखाते कि आप अच्छा करो, नेकी करो और करते जाओ बस। बहुत बढ़िया सर, कर्मा में आप बिलीव करते हैं। ठीक 100%। है आप इसके बिना तो, हर धर्म में कर्मों का बिलीव होता ही है। जी। सर खास करके आपका महाभारत आपने देखा हो तो उसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो आपको पसंद है, और उस कैरेक्टर से आप बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या एनालिसिस करते हैं? मैं देखो, महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके लिए हम लोग पूरा बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा समझता हूँ कि अ, अगर भगवान है, तो उसने अर्जुन को बोला तुम्हारे रिलेटिव है, उसको आप किल करो। अच्छा, राम है तो मर्यादा में है। तो हमको सिचुएशन के हिसाब से सब समझना चाहिए। तो जो लॉर्ड कृष्णा है, उसने सिचुएशन के हिसाब से सब हमको पाठ सिखाया है कि भाई आप धर्म और अधर्म क्या है। तो आप हमेशा, अगर जितने हो सके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप 100% संपूर्ण धर्म में रहो तो आप कर्म नहीं कर पाओगे, तो जितना भी मैक्सिमम हो सके तो आप धर्म में रह के काम करो, तो आपका हमेशा कृष्ण हमेशा आपके साथ ही है। बस ऐसा समझ के चलो कि अगर आप सही है तो कृष्ण हमेशा आपको कहीं ना कहीं स्वरूप में आपको सपोर्ट में जी है। जी जी। ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी है, सब आपके सपोर्ट में ही होते हैं। आपको खाली बिलीव करना शुरू कर दो, एवरीवन इज देयर। वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एथिकली बहुत सारा कुछ काम हो सकता है, ठीक है, एथिकल ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल, अनएथिकली ऐसा कुछ नहीं, बट प्रिंसिपल से सॉरी प्रिंसिपल से ही आप चाहे वहां पे पहुंच सकते हो। बहुत। टाइम बहुत लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ट्रूथ विल विन। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूं कि जी आप जो भी फिल्म देखते हो, हर फिल्म में क्या होता है, फिल्म के अंदर जो विलन होता है वो चालू फिल्म में कुछ न कुछ उल्टा सिल्टा काम करता है। हीरो परेशान होता है, हीरो की सिस्टर परेशान होती है, हीरो का पापा परेशान होता है, हीरो परेशान है, हीरो की मम्मी परेशान है। और एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, हीरो जो भी दुख सहन किया वो हैप्पी होता है, और विलन जेल में जाता है। तो जितने भी पिक्चर देखोगे, मोस्ट ऑफ द पिक्चर में आपको मोरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आप विलन है तो आप जलसा कर पाओगे। जैसे आप अच्छे लाइफ पे हो तो आपको ज्यादा दुख आएंगे, ज्यादा आपको तकलीफ आएगी, लेकिन आपका एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा रहेगा। सो दीज आर द मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको बाहर से मिल जाएगी। सही सही सही। तो ज्यादा कन्वर्सेशन ना करते हुए सर, ठीक है, आप एक नोट्स देना चाहेंगे जितने भी बड़ी एंटरप्रेन्योर है जो बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं या तो बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं, उसके माइंड में $1 बिलियन आइडिया है, वो राइट टाइम टू राइट डायरेक्शन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्लीज। या तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी लोग अभी नया कर रहे हैं, क्योंकि अभी का समय अलग है, अभी की रिक्वायरमेंट अलग है, अभी की चैलेंज अलग है। आप जो भी मटेरियल बनाएंगे, इक्विपमेंट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, वो बेचने जाएंगे ना, वो भी सब लोग होशियार लोग हैं। तो आप लोग जब भी, और अभी गूगल देवता आ गए, मैं गूगल को गूगल देवता मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको तकलीफ है तो आप गूगल को पूछ सकते हो। अगर आप छोटी सी चीज बेचने भी जाओ ना, तो सामने वाला गूगल का रिव्यू देख के बैठा हुआ होता है। तो आप चैलेंजिंग कंडीशन में सामने वाले को कैसे रीड कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मुझे 100 आदमी को मेरी प्रोडक्ट बेचनी है, तो 100 आदमी को अगर आप माइंड सेट स्टडी कर पाओ, 100 आदमी का थॉट प्रोसेस स्टडी कर पाओ, और 100 आदमी के क्वेश्चंस क्या शायद हो सकते हैं, अगर उसका आंसर आपके पास है, 100 नहीं, आप 1000 चीज नहीं, मनी मनी साइड में रखो, बस बिजनेस में कैसे सक्सेस होना है उसकी प्रोसेस को समझो, और उसकी डिटेल्स में ज्यादा जाओ। आप लोग छोटी छोटी चीज में, अगर किसी ने मोबाइल बाय किया, किसी ने कपड़ा बाय किया, किसी ने शूज बाय किया, आप दोस्तों में पूछते हो, अरे तूने कहां से बाय किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 500 रुपए की, 1000 रुपए या 5,000 रुपए की चीज बाय करने से पहले कम से कम रिव्यू लेते हो ना। तो आप उल्टा सोचो, अगर आपकी चीज बेचने से पहले वो आदमी को रिव्यू कहां से मिलेगा, और वो आदमी को उसका कैसे मालूम पड़े कि ये चीज मुझे बाय करनी चाहिए। तो पहले आपकी चीज बेचने से पहले आप खुद कस्टमर बन जाओ। अगर आप सेटिस्फाइड होगे तो आप किसी को सेटिस्फाइड कर पाओगे। तो पहले प्रोसेस को एडेप्ट करो, साइज अपने आप बढ़ेगी। साइज को माइंड में अभी से मत रखो, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ इन बिटवीन, ठीक है। जितने भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बिलीव ऑन दैट कि योर आइडिया, ठीक है। जब तक अपने आइडिया में आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे तब तक नो वन कैन बिलीव इन योर आइडिया। तो फर्स्ट वी थैंक यू मिस्टर कारगर जी। लेकिन वन मोर थिंग्स इन दिस, ठीक है, एक और ही चीज है, ठीक है, हमारे बीच है आईबी गुरु, ठीक है, वो भी आपको नए अवतार में आपको एक क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट कन्वर्जेशन आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक 3 क्वेश्चन है सर। प्लीज।
जी, आईबी गुरु 3 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी इन द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस? से आईटी तो हमारे जो रोज-बरोज के जो भी काम होते हैं, जैसे हम लोग सैलरी कर रहे हैं या हमारे सबका टाइम कैलकुलेट करते हैं, हम लोग टैली मेरे अकाउंटिंग है, तो हम लोग जितना भी बिज़नेस में लेन-देन करते हैं, हर जगह पे आईटी ने जो सॉफ्टवेयर बनाए, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोग ये सब काम ईज़िली कर पा रहे हैं और हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए, कितना काम हुआ, जैसे हर 15 मिनट को हम लोग अपडेट ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग जितना प्रोडक्शन हुआ, वो सबको ऑनलाइन हम लोग लोड डेटा डालते रहते हैं, तो मुझे मालूम पड़ता है कि अभी मेरा प्रोडक्शन लेवल क्या है। सो आईटी इज़ अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट रोल इन आवर बिज़नेस। Okay, such a wonder. Yeah. Second question is, what is the vision of Sai Impacts in the accordance with the IT for the future growth? या अभी राइट नाउ मैं अगर बोलूँ आपको कि साइंपेक्स का मेन काम लेजर माइक्रो मशीनिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा डेवलप करने का है। लेकिन आगे जाके हम लोग आईटी को इसमें ऐसा करने वाले कि जैसे किसी को एक छोटा-सा पार्ट काटना है, जैसे आपके पास विजुअलाइज़ करो कि भाई कॉइन है ₹1 का। तो मुझे ऐसा कोई पार्ट काटने आया तो पहले जूनी सिस्टम में क्या था कि हमको उसका मेजरमेंट करना पड़ता था, वर्नियर कैलिपर लेके बैठना पड़ता था। तो मैंने मेरी सॉफ्टवेयर टीम को ऐसा बताया कि भाई हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उसका सिर्फ पिक्चर ले और पिक्चर कोऑर्डिनेट जनरेट करे। कोऑर्डिनेट मीन उसका डायमेंशन जनरेट करे और लेजर मशीन को दे दे। जी। तो हम लोग आगे जाके उसको बोलते हैं कि भाई इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो काफ़ी टाइम बच जाता है और एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। तो हमारा कोई भी कंपनी की ग्रोथ होगी ना वर्ल्ड में, आईटी विल बी द मेन बैकबोन। मतलब आईटी के बिना कोई कुछ की नहीं हो कोई भी सकता। इंडस्ट्री, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आईटी आपको हर एक इंडस्ट्रीज में दिखेगी। हर इंडस्ट्री में या पॉसिबल। सर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर प्रिडिक्शन ऑफ द रोल ऑफ एआई फॉर द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इन जनरल एंड साई इम्पैक्ट्स पर्टिकुलर? या ये ये आजकल का एकदम हॉट टॉपिक है वर्ल्ड में, मैं काफ़ी सुनता हूँ। मैं फॉरेन में भी जाता हूँ तो हम लोग कभी-कभी इंटरेक्शन करते हैं। एक्चुअली मैं उसको रिवर्स देखता हूँ कि जैसे रोबोट का जन्म क्यों हुआ? पहले जब भी जिस दिन रोबोट बना था ना, तो आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि रोबोट आएगा तो ये कर लेगा, रोबोट इतनी जॉब खा जाएगा, रोबोट ये कर लेगा, रोबोट ये कर लेगा। लेकिन जो चीज़ आदमी बनाता है ना, वो कुछ सहूलियत या कुछ सपोर्ट्स के लिए बनती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ एआई जो है, जैसे आदमी 24 आवर्स काम नहीं कर सकता है, बट एआई विल वर्क 24 आवर्स और वो कुछ जो रिपीटेड आंसर होता है। अगर कोई आदमी रेलवे स्टेशन पे बैठा है, उनको सॉफ्टवेयर बोलेगा कि भई ये ट्रेन कितने बजे आएगी, तो वो ट्रैकिंग देखेगा और आंसर बताएगा। तो कई ऐसी जगह है जहाँ पे एआई विल बी रियली यूज़फुल और एआई को भी बनाएगा कौन? आदमी बनाएगा, तो उसको कितना यूज़फुल बनाना है ना, वो भी आदमी लोग ही डिसाइड करने वाले हैं। जी। तो कई-कई ऐसी जगह है जो ऐसी कंडीशंस है, ऐसे एनवायरनमेंट में है, वहाँ पे एआई विल बी वेरी, वेरी यूज़फुल, वेरी हेल्पफुल। जैसे अगर मेडिकल में गया तो मेडिकल में जैसे अभी भी हमारे कितने रूरल है, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो जब भी मेडिकल के साथ एआई को कनेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ का डॉक्टर अगर कोई छोटा ऑपरेशन कर रहा है, वहाँ का डॉक्टर अगर किसी को मेडिसिन देना है, तो विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन, उनको एआई विल बी द वेरी गुड टूल एज़ अ सपोर्टिव, नॉट एआई विल बी नॉट अ प्राइमरी टूल। मेरा ऐसा मानना है कि एआई विल बी यूज़फुल टू मेक द ईज़ी लाइफ एंड ईज़ी द बिज़नेस इन द फ्यूचर। उससे कोई डरने या दिमाग डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि उसका सही उपयोग कहाँ पे है और कुछ मीडिया वाले लोग हाफ चीज़ को ऐसे प्रिंट आउट करते हैं मीडिया में कि कुछ लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। बट जो भी चीज़ अ, जैसे जो भी चीज़ नहीं आती, इनोवेशन होती है, वो हमेशा उसका यूज़फुल ही होती है, बट आगे जाके उसका सही यूज़ समझ में आता है और कुछ नहीं। सो ये एआई का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा आगे जाके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू, सच अ थैंक यू, नाइस थैंक यू। कन्वर्जेशन सर। बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातों और इंस्पिरेशन स्टोरी। आई थिंक ऑडियंस को बहुत सारे डाउट हो गए इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, यहाँ बहुत सारा जानकारी मिलेगी स्टार्टअप ट्रेंड्स के बारे में या तो बिजनेस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों, आईबी टॉक्स में हमारा ये एपिसोड में आपने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही है इंडिया को ग्रोथ लेने के लिए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो या तो बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि इससे ग्रो पे या तो अल्टीमेट लेवल पे काम करे, तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं हमारे सारे प्लेटफॉर्म थ्रू को, जहां आईबी टॉक एक प्लेटफॉर्म है जो सारी चीजें आपको वन एंड ऑन प्लेटफॉर्म पे देगा। तो उसे कहते हैं ना सर, मंजिल मिल जाएगी यूं ही भटकते हो ही सही। किसी ने बहुत कुछ कहा है, बहुत खूब कहा है कि मंजिल मिल जाएगी यूं ही भटकते हुए सही।
गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। बराबर, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट है, जो भी पढ़ेंगे, मैं लास्ट बार ये बताना चाहूंगा कि खुद बहुत बिलीव करो अपने वर्क में और बस करते जाओ। अपने आप को बहुत बहुत बोझ के तले मत ले लो, रिलैक्सली रहो, रिलैक्सली काम करते जाओ, आपसे बहुत अच्छा काम होगा। और लाइफ में जब भी आगे बढ़ोगे, आप गलत नहीं होगे तो भी आपको बहुत अच्छा सुनने में आएगा। उसको जस्ट विथ स्माइल इग्नोर करना सीखो और बस आगे बढ़ते जाओ। लाइफ मंजिल मिल जाएगी ना, बाद में आप देखना, वो जो खुशी मिलती है ना, शायद पैसे से ज्यादा मिलेगी। जी। और सब सुनने वालों को मेरा धन्यवाद और सबको मेरा गुड लक कि आप लोग लाइफ में आगे बढ़े। और पंचम सर ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और जो भी सिस्टम अवेलेबल है उसका मैक्सिमम उपयोग करो और आगे बढ़ो बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।